हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण। तो अभी तक आपने पुराना वीडियोस नहीं देखा है तो उसको फटाफट जाके देख लो, तभी ये वाला वीडियो जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि कुछ अम्ल जो हैं वो प्रकृति में किस स्रोतों से पाए जाते हैं, तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और हमने छोड़ा था कि यहाँ से जब जो प्रश्न है इसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो भी टॉपिक आएंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है और इन प्रश्नों को मैं उठाकर डायरेक्ट यहाँ आंसर के साथ लाया हूँ। तो बारी बारी से इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखते हैं। देखो, क्वेश्चन पूछा है, आपके पास दो विलयन ए एवं बी है। विलयन ए के पीएच का मान 6 है एवं विलयन बी के पीएच का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन सा अम्लीय तथा कौन सा क्षारीय? अब देखो, यहाँ दो विलयन अलग अलग ए और बी दिए गए हैं जिनका पीएच मान अलग अलग दिया गया है। अब आपको ये तो पता है कि अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय प्रकृति का होता है और 7 से अधिक होने पे वो क्षारीय प्रकृति का होता है। और हमने ये भी बताया था अम्ल वही होता है जिसके पास H+ आयन्स विलयन में होते हैं और क्षारीय तब होता है जिसके पास OH- आयन होते हैं। तो अम्लीय के लिए H+ ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ कह रहा है कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी? तो जाहिर सी बात है, जिसका पीएच मान 6 से कम होगा उसमें ही तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि जो विलयन ए है उसके पास हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी और ये किस प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान 6 से 7 से कम है। अच्छा, दूसरा विलयन बी है, ये क्षारीय प्रकृति का होगा क्योंकि इसके पास OH आयन होंगे और इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा है, तो इसीलिए ये क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, तो हमने इस प्रश्न का सारा उत्तर दे दिया है। यहाँ पूछा है ना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस में होगी, ये भी हमने बता दिया, और कौन अम्लीय होगा कौन क्षारीय होगा ये भी बता दिया। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी गई हैं। नंबर 2, H+ आयन, ये एक्वस फॉर्मेट में है। आयंस की सांद्रता का विलयन, एक्वस कहने का मतलब है इसका जलीय रूप। ठीक है, सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जाहिर सी बात है, अगर किसी भी विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो उसकी प्रकृति कैसी होती जाती है? वो अम्लीय होती जाता है, यानी कि वो नीले लिटमस को क्या कर देगा? वो लाल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पढ़ भी लेते हैं। यहाँ देखो, H+ आयन की सांद्रता और विलयन की प्रकृति कह रहा है कि पीएच कम होने का अर्थ है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि 7 से कम वाले अम्लीय होते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये पीएच स्केल ही तो है, तो पीएच स्केल पे कम होने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है और जो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगा उसमें H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी। तो पीएच की प्रकृति कम होने पर H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। इसलिए विलयन ए में H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी। कह रहा है कि अम्लीय विलयन H+ आयन अधिक होते हैं जिससे कि इसका गुण अम्लीय होता है, और जो क्षारीय विलयन होते हैं उसमें H+ आयन होते हैं लेकिन हाइड्रोक्साइड की मात्रा में H+ आयन कम होते हैं और OH- आयन अधिक होते हैं, इसीलिए ये क्षारीय बनाते हैं। तो हालांकि H+ आयन कह रहा है कि आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो जितना ज़्यादा विलयन में H+ आयन होगा वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा, और जितना कम H+ आयन होगा वो क्षारीय प्रकृति की ओर बढ़ेगा, यानी कि वो पीएच स्केल में ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो क्षारकीय क्यों होते हैं? अच्छा, अभी हमने बताया कि जो भी क्षारकीय विलयन होते हैं उसमें OH आयन ज़्यादा होता है। ध्यान देना, OH आयन ज़्यादा होता है, ये कहीं नहीं लिखा गया है कि उसमें H+ आयन नहीं होता। H+ आयन होता है और OH- आयन भी होता है। क्षारीय होने का एक ही कारण है कि OH आयनों की अधिकता होती है और H+ आयन जो होते हैं वो उसमें कम होते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं लेकिन OH के कंपैरिजन में कम होते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। क्यों? क्योंकि OH जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो ये आंसर 3 का हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि कोई किसान खेती की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, अब ये देखो ये नाम याद रखना है, बिना बुझा हुआ चूना ये जनरल नाम है, साधारण नाम है, और कैल्शियम ऑक्साइड ये उसका
रासायनिक नाम है। कैल्शियम ऑक्साइड को CaO कहते हैं। तो बिना बुझा हुआ चूना को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ये आपको नाम याद रखना है। तो जहाँ भी कैल्शियम ऑक्साइड की बात करेगा बुझा हुआ चूना होगा, या बुझा हुआ चूना की बात करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ये नाम आपको याद रहेगा तो आगे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। फिर कह रहा है कि बुझा हुआ चूना। अब देखो, एक था बिना बुझा हुआ चूना, अब बात हो रही है बुझा हुआ चूना की। तो बुझा हुआ चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, यहाँ सिर्फ ऑक्साइड था, यहाँ हाइड्रोक्साइड हो जाएगा OH। ठीक है, फिर इसी को हम चॉक कहते हैं, या फिर हम चाक के लिए अलग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, तो चाक कैल्शियम कार्बोनेट, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड। ये नाम आपको याद रखना चाहिए। तो कह रहा है कि किसान मृदा की किस परिस्थिति में इन सभी चीज़ों का वो इस्तेमाल करता है। तो एक चीज़ याद रखो, CaO ऑक्साइड है, ठीक है, क्षारीय प्रकृति। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्षारीय प्रकृति। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी एक तरीके से क्षारीय प्रकृति में ही माना जाएगा। तो ये सभी क्षारीय हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपने खेत में प्रयोग कर रहा है, तो खेत की अम्लता बढ़ेगी तभी तो ये क्षारीय प्रकृति वाला प्रयोग होगा। तो किसान उस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल करता है जब उसके मृदा का pH मान 7 से क्या होने लगे, कम होने लगे। 7 से कम होने का मतलब है उसका खेत जो है, उसकी मृदा अम्लीय प्रकृति का होना शुरू हो जाए। ठीक है, अब देखो अम्लीय मृदा का क्या मतलब है। कह रहा है कि अगर मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसमें पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता कम होती जाती है और फसल की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चूना का उपयोग, कह रहा है कि चूना चाहे वो कैल्शियम ऑक्साइड हो, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीनों को हम जनरल नाम में चूना कह सकते हैं, क्योंकि बिना बुझा हुआ चूना या फिर चूना, तीनों नाम इस्तेमाल करते हैं। मृदा में डाला जाता है तो वो अम्लीयता को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, चूना मृदा के pH को बढ़ाता है जिससे मृदा कम अम्लीय या फिर हल्का क्षारीय हो जाता है। तो pH के मान के बढ़ने का क्या मतलब है, OH माइनस की तरफ बढ़ रहा है, और OH माइनस बढ़ने का मतलब है कि वो क्षारीय प्रकृति का हो रहा है। सॉरी, फ़ायदा क्या होगा, मृदा की उर्वरता बढ़ेगी और पौधा में पोषक जो कमी हुई थी उसकी अधिकता बरकरार रहेगी। ठीक है, अब जब बरकरार रहेगी तो फसल के उत्पादन में भी क्या होगा, सुधार होगा। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए, जैसे पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, या फिर अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, फिर कह रहा है कि उन अम्ल या क्षार की पहचान कीजिए जिसमें उपरोक्त में लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर कह रहा है कि समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार कहा जाता है, जैसे कि NaCl एवं Na2SO4 सोडियम लवण के परिवार का है। इसी प्रकार NaCl तथा KCl क्लोराइड लवण के परिवार का है। इस क्रियाकलाप में दिए गए लवणों में आप कितने परिवार की पहचान कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा। बेसिकली यहाँ जो है ना, इसका कह रहा है कि रासायनिक सूत्र लिखिए, तो उसको मैंने यहाँ साइड में कर दिया। पोटेशियम सल्फेट है ना, यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, इसको कहते हैं K2SO4। फिर अगला है हमारा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट को कहते हैं Na2SO4। फिर अगला है कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट को कहते हैं CaSO4। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, इसको कहते हैं MgSO4। और नेक्स्ट है उसके बाद कॉपर सल्फेट, इसको कहते हैं CuSO4। अगला है सोडियम क्लोराइड, ये तो आपको पता ही होगा, इसको कहते हैं NaCl, यहाँ मैं इसको साइड में लिख देता हूँ NaCl। अगला है सोडियम नाइट्रेट, इसको कहते हैं NaNO3। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। फिर अगला है अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl। तो ये नाम आपको याद रखना चाहिए। देखो ये नाम याद कैसे हुआ है, बार बार प्रैक्टिस करने से, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें जल्दी याद होंगी और लंबे टाइम तक याद रहेंगी। ठीक है, और ये मुझे भी इसीलिए याद हुआ क्योंकि मैंने भी बहुत सारा प्रैक्टिस किया था लिख लिख के। अब देखो कह रहा है अम्ल एवं क्षार की पहचान कैसे करोगे। तो कह रहा है कि दिए गए लवण में जो सल्फेट और क्लोराइड हैं वे अम्लीय होते हैं। सल्फेट और क्लोराइड, ध्यान देना है, सल्फेट और क्लोराइड हैं वे अम्लीय होते हैं क्योंकि सामान्यतः मजबूत अम्लों से ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, मजबूत अम्ल हैं, या फिर हाँ मजबूत ही कहेंगे या प्रबल भी कह सकते हैं आप, उसी से ये सल्फेट और क्लोराइड प्राप्त होते हैं, इसलिए इसकी इनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। फिर कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट जो होते हैं, जितने भी कार्बोनेट वाले होते हैं वो क्षारीय लवण हैं क्योंकि ये कमज़ोर अम्ल कार्बोनिक एसिड से प्राप्त होते हैं। तो याद रखना है जो कार्बोनेट वाले होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये
कार्बोनिक एसिड जो कि कमज़ोर वाले होते हैं उससे मिलते हैं, और सल्फेट और क्लोराइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, क्योंकि ये सामान्यतः मजबूत अम्ल से प्राप्त होते हैं। ठीक है। अगला है परिवारों की पहचान कैसे करेंगे। देखो कह रहा है कि समान धनायन या ऋणायन वाले लवण एक ही परिवार के माने जाते हैं, जैसे हमारा NaCl है या फिर सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट कह रहा है कि एक ही परिवार के हैं, क्योंकि दोनों में Na+ आयन होते हैं, इसीलिए ये दोनों क्या हैं, एक ही परिवार के हैं। ठीक है। और NaCl और KCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, ये दोनों क्लोराइड परिवार के हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में Cl- होगा, इसीलिए दोनों भी क्या हैं, क्लोराइड परिवार के हैं, जो कि लवण वाले कैटेगरी में आएंगे। फिर कह रहा है कि अच्छा ये सेम चीज़ आगे लिखा हुआ है, यहाँ Cl आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में Cl- है। ठीक है, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, Cl- है, और यहाँ पे लिख देता हूँ Na+ है। ठीक। फिर कह रहा है कि इसी प्रकार आप सूची में कम से कम 4 अलग परिवारों की पहचान कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सोडियम वाले परिवार, पोटेशियम वाले परिवार, सल्फेट वाले परिवार और क्लोराइड वाले परिवार। तो ये अलग अलग कैटेगरी है परिवारों की। हालांकि जो हमारा क्वेश्चन दिया था उसके अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर है। ठीक है। अब आगे चलते हैं लवण का pH। तो pH जो हमारा पेपर होता है, उसी से हम किसी भी अम्ल क्षार या फिर लवण का pH मान ज्ञात कर सकते हैं। ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है। तो यही क्रियाकलाप जो 2.14 था, ये हमने ऊपर यहाँ पे देख लिया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा ये शायद क्वेश्चन अलग है क्या? कह रहा है कि कुछ लवणों के नमूने एकत्रित करिए। ये तो खैर ये तो लैब की चीज़ें हैं, लैब में से आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। आप टीचर की भी मदद ले सकते हैं। कह रहा है कि जल में इनकी विलेयता की जाँच करिए केवल आश्वित जल का उपयोग करके। फिर लिटमस पर इन विलयनों की क्रिया की जांच करिए। pH पेपर का उपयोग करके इनके pH का मान भी बताइए। कौन से लवण अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन है। फिर लवण बनाने में उपयोग होने वाले अम्ल या क्षार की पहचान करिए। ठीक है। तो इसका उपयोग हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो तो ये आपको याद रखना, ये जितने भी नाम थे ना, इसी के आधार पे हमको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ देखो कह रहा है कि लिटमस पेपर का उपयोग करके कहा है, कह रहा है कि नीले विलयन की जांच। लिटमस पेपर का उपयोग करके प्रश्नों के उत्तर हम कैसे देंगे। कह रहा है कि नीले लिटमस पेपर को सभी विलयन में डालें। अगर नीला लिटमस पेपर लाल हो गया तो वह विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है। अच्छा, लाल लिटमस पेपर कर सभी विलयनों को एक एक करके बारी बारी से चेक करेंगे। अगर लाल लिटमस पेपर नीला हो गया तो वो कैसा होगा, वो क्षारीय प्रकृति का होगा। ये तो आपको पता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यदि लिटमस पेपर का रंग नहीं बदला तो वो कौन सा होता है, वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो pH के बारे में शुरुआती आपको ज्ञान दिया जाता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि pH पेपर का उपयोग, तो जाहिर सी बात है कि सभी विलयनों को pH पेपर में बारी बारी से डुबोएंगे। जो कलर देगा उसी के आधार पे हम कभी वैल्यू को 7 से कम रखते हैं, कभी 7 से ज़्यादा रखते हैं और कभी 7 रखते हैं। तो 7 से कम वाले अम्लीय होते हैं, 7 से ज़्यादा वाले क्षारीय होते हैं और 7 वाले उदासीन होते हैं। ये तो सभी को पता है। ठीक है। अब जब ऊपर दिए गए जो विलयन थे, ऊपर जो हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे जो हमने विलयन देखा है, इन विलयनों को अगर बारी बारी से हम लिटमस पेपर पे परीक्षण करेंगे तो क्या मिलेगा। तो अम्लीय लवण वाले कौन से होंगे, अम्लीय प्रकृति के जो लवण होंगे उनमें आएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये अम्लीय होगा। फिर जिंक सल्फेट ZnSO4, ये भी अम्लीय होगा। फिर कॉपर सल्फेट CuSO4, ये भी अम्लीय होगा। हमने अभी ऊपर बताया कि क्लोराइड परिवार और सल्फेट परिवार किस कैटेगरी में आते हैं, अम्लीय कैटेगरी के आते हैं। तो आप वहाँ से भी पहचान विदाउट टेस्टिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से टेस्टिंग हो चुकी है, लैब में बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसकी टेस्टिंग कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है कि क्लोराइड और सल्फेट वाले परिवार जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के, तो बेसिक ये इन्फॉर्मेशन है। फिर क्षारीय लवण की अगर बात करें तो हमने सोडियम, ठीक है, और कार्बोनेट, ये हमने बताया था, ये दोनों जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा भी है सोडियम एसीटेट CH3COON। ये देखो, ये जो साधारण नाम है ना, उसका केमिकल फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसमें भी कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट, ये भी क्षारीय प्रकृति का है। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। हाइड्रोजन के जगह आप बाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हाइड्रोजन बोलो या तो बाई बोलो, इसको बोल सकते हो आप हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो, NaHCO3, ये भी कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का। ये चीज़ क्लियर है। अब उदासीन वाला देख सकते हैं। तो उदासीन में देखो, यहाँ सोडियम भी है। सोडियम कैसा होता था, सोडियम हमारा क्षारीय प्रकृति का होता था।
क्लोरीन कैसा होता था, अम्लीय होता था। अब यहाँ दोनों में है तो जाहिर सी बात है दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल यानी कि उदासीन हो जाएंगे। यहाँ भी पोटेशियम का परिवार हमने बताया था कि जो पोटेशियम का परिवार होता है वो आपका क्षारीय प्रकृति का होता है, और यहाँ पे NO3 नाइट्रेट भी है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट भी हमारा उदासीन होता है और सोडियम क्लोराइड भी क्या होता है, उदासीन। ये नाम आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। कहता है कि लवण बनाने वाले अम्ल और क्षारकों की पहचान, जो आपका आखिरी प्रश्न था यहाँ पे, लवण बनाने के लिए उपयोग होने वाले अम्ल या क्षार की पहचान करिए। इसका उत्तर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो हमने बताया है क्लोराइड सल्फेट ये क्या बताते हैं, ये आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर इस अम्ल को हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाएगा, ये हमारा लवण बनाएगा। यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड जो है किससे बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से मिलके बनता है। जब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। फिर कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फेट और जिंक हाइड्रोक्साइड जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ से हमारा जिंक और यहाँ से सल्फेट मिलके जिंक सल्फेट बना लेगा, ये भी हमारा क्या बन गया, लवण बन गया। फिर हाइड्रोजन सल्फेट को कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो यहाँ से कॉपर सल्फेट के साथ मिलके कॉपर सल्फेट बना लेगा, ये भी क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। फिर यहाँ पे CH3COOH जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो ये सोडियम जो है वो एसीटेट के साथ मिलके सोडियम एसीटेट बना लेगा। क्लियर है। फिर ऐसे ही हमारा कार्बोनिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें से भी सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलके सोडियम कार्बोनेट बना लेगा। और यहाँ भी जो कार्बोनिक एसिड है या फिर जिसको हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सिंपली इसको बाई भी कहते हैं या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट बना लेगा। फिर ऐसे ही HCl है और NaOH है, तो यहाँ से NaCl के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड बना लेगा यानी कि NaCl बना लेगा। ऐसे ही हमारा नाइट्रेट है, नाइट्रिक एसिड है HNO3 और यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें से जो हमारा पोटेशियम है वो नाइट्रेट के साथ मिलके पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा, KNO3 बना लेगा। ये कैसा हो जाएगा, ये उदासीन प्रकृति का हो जाएगा। तो ये था हमारा वो पूरा अभिक्रिया जिससे हम लवण बना सकते हैं, और वो अम्ल और क्षारों की पहचान यहाँ पे दिया गया। ये पूरे के पूरे अम्ल थे और ये पूरे के पूरे क्षार। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा और इसका नोट्स बना लेना बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। अब देखो जितने भी हम साधारण नमक देखते हैं ना, जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उसका प्रयोग हम बहुत सारे अन्य पदार्थ भी बनाने का करते हैं जो हम दैनिक जीवन में दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, ठीक है, फिर वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, ये सभी का हम बना सकते हैं किससे, अपने साधारण नमक से जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो एक तरीके से सोडियम क्लोराइड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना इन सभी चीज़ों को बनाने में, इसलिए सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक को क्या बोलेंगे, कच्चा पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि कच्चा पदार्थ के रूप में सोडियम साधारण नमक या फिर सोडियम क्लोराइड का उपयोग कैसे किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ जो हमने बनाया है ना, उसी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड, ध्यान देना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो सोडियम क्लोराइड ले लो, उसका जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करो। अब देखो इसमें आपको हेडिंग डालना है, इसमें पढ़ना क्या है, क्लोर क्षार प्रक्रिया या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि। ये दोनों तरीके से प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछ सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे पहले अरेंजमेंट समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाया गया है, एक को हम कैथोड कहते हैं, एनोड कहते हैं, और दूसरे को कैथोड कहते हैं। एनोड वाला हमेशा याद रखिएगा ये पॉजिटिव होता है, कैथोड वाला हमेशा निगेटिव होता है। जैसे बैटरी में 2 टर्मिनल्स होते हैं ना, प्लस माइनस, तो वही प्लस वाले को एनोड कहते हैं और माइनस वाले को हमेशा कैथोड कहते हैं। अब देखो इसमें से हमने नमक का घोल डाला, नमक होता है NaCl। अब जैसे ही घोल इसमें पड़ा और इलेक्ट्रिसिटी इसको बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, जैसे ही इसको बैटरी, ये बैटरी का सिंबल है, ये प्लस और माइनस ना है, ये बैटरी का सिंबल है। जैसे ही इसको कनेक्ट किया ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। अब देखो चूँकि एनोड प्लस है तो इसके पास कौन आएगा, Cl माइनस वाला नेचर का आएगा, तो इसके पास आके इकट्ठा हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो है वो हमारा Cl माइनस यानी कि क्लोरीन आयन या क्लोराइड आयन आएगा। फिर जो Na प्लस है ना वो चला जाएगा हमारा कैथोड के पास, यानी कि यहाँ हो जाएगा Na प्लस यानी कि सोडियम आयन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब ये क्लोरीन मिलके क्लोरीन गैस बना लेता है और
जो इसमें वाटर होगा ना, वाटर भी डिज़ोल्व हो जाएगा, तो वाटर H+ आयन बनेगा, वही बाद में गैस के रूप में H2O के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब देखो इसका उपयोग ईंधन के रूप में या फिर मार्गरीन या फिर खाद्य में जो अमोनिया बनाते हैं उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से Cl2 गैस निकल जाता है। अब देखो जल की स्वच्छता करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्विमिंग पूल की सफाई करने के लिए, या फिर जो हमारा PVC होता है या फिर रोगाणु नाशक होता है, या फिर CFC होता है कीटनाशक के रूप में भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अब वही नमक का घोल जो है वो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या बनाया, यहाँ से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, यहाँ पे आपको वो विलयन मिल जाएगा। क्लियर है। और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा बीच में से। तो देखो, तो जैसे ही सोडियम क्लोराइड में हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो इसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। बेसिकली इसमें जो पदार्थ निर्माण होता है वो क्लोरीन होता है जिसको हम क्लोर कहते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसको हम क्षार कहते हैं, NaOH। तो हमने किया क्या है, NaCl में NaCl को विलयन में डाला है ना, उसमें विद्युत प्रवाहित किया है। तो ये Na जो है वो यहाँ से OH के साथ मिलके NaOH बना लेगा, और यहाँ का जो Cl है वो गैस के रूप में निकल जाएगी, और यहाँ का हाइड्रोजन है वो भी गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो मिल जाएगा हमको NaOH का विलयन। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा है कि क्लोरीन गैस एनोड पे, ये जो हमने बताया है ना वही चीज़ें लिखा गया है, और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन का निर्माण होता है। देखो ये कैथोड है ना, यहीं पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का निर्माण होता है, और यहीं से इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विरंजक चूड़, विरंजक चूड़ बनाने की प्रक्रिया। यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे विरंजक चूड़ का निर्माण कैसे होता है, या फिर क्लोरीन का निर्माण कैसे होता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। देखो हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड का विलयन लिया था, लवणीय विलयन लिया था, इसमें विद्युत प्रवाहित किया था, तो हमको क्या मिला है, क्लोरीन गैस भी मिला है, हाइड्रोजन गैस भी मिला है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला है। इसी क्लोरीन को क्या करना है, इसी क्लोरीन वाला जो गैस है इसको हमको विरंजक चूड़ के निर्माण में प्रयोग करना है। ठीक है, कैसे प्रयोग करना है, इसको हमको बुझा हुआ चूना के साथ लेना है, शुष्क, ध्यान देना ये शुष्क वाला लेना है। तो बुझा हुआ चूना को हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताया था, ये शुष्क वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसी क्लोरीन गैस को मिक्स कर देते हैं। तो और इस प्रक्रिया के थ्रू हमारा जो विरंजक चूड़ है वो बन जाता है। इसको विरंजक चूड़ कहते हैं, विरंजक चूड़। कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी इसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो क्लोरीन गैस जैसे ही बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, विरंजक चूड़ का निर्माण होता है, CaOCl2। और उसके लिए ये रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलेंगे, CaOH का ट्वाइस प्लस Cl एरो के साथ CaOCl2 और प्लस में बनता है H2O। तो ये हमारा था विरंजक चूड़। विरंजक चूड़ का उपयोग कहाँ करते हैं, तो कह रहा है कि वस्त्र उद्योग में सूती या फिर नीलन के विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के जो विरंजन होते हैं उसके लिए हम इसका विरंजक चूड़ का इस्तेमाल करते हैं। फिर रासायनिक उद्योगों में उपचार के लिए एवं पीने वाले जल को रोगाणु से मुक्त करने के लिए भी हम विरंजक चूड़ का इस्तेमाल करते थे। ये तो विरंजक चूड़ का हमारा उपयोग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है बेकिंग सोडा। देखो बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट एवं खस्ता पकौड़ा बनाने के लिए किया जाता है। तभी तो हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा लेके आओ, पकौड़ी बनाना है। अब देखो कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्र पकाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। जब लेप लगा कर उसको छाना जाता है तो ईजिली जल्दी से पक जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सिंपली सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो याद नाम रख लीजिएगा, NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हो या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का हो, ये नाम आपको याद रखना। इसी को क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं, तो हमने NaCl सोडियम क्लोराइड ले लिया, उसको विलयन में डाला, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ ही साथ उसमें अमोनिया मिला दिया। जब इन सभी को मिलाएंगे तो यहाँ से अमोनिया जो है वो क्लोरीन के साथ मिलकर अमोनियम क्लोराइड बना लेगा, और बाकी का सोडियम जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा। तो यहीं से हमको मिल जाता है हमारा बेकिंग सोडा।
ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के पीएच का मान जांच कीजिए, क्या आप इसके साथ सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं? क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? यह दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण है। तो इसका उत्तर जो है वो यहाँ पे हमने रखा है। यहाँ हमने रखा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, इसका पीएच मान जो होता है वो 8.3 होता है। तो 7 से जस्ट ऊपर ही है ना 8.3। तो 8.3 होने के कारण इसको एक दुर्बल क्षारकीय पदार्थ कहते हैं। दुर्बल या फिर कमज़ोर भी कह सकते हैं। तो यहाँ कमज़ोर ना इस्तेमाल करके आप दुर्बल इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। अब चूंकि ये दुर्बल है तो जाहिर सी बात है, अगर इसको हम अम्ल के साथ मिलाएंगे तो ये धीरे धीरे उस अम्ल को क्या करना शुरू कर देगा, न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा, उदासीन करना शुरू कर देगा, ठीक है। क्योंकि इसमें H+ आयन के साथ प्रक्रिया करके CO2 गैस और वाटर यानी कि जल का निर्माण करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। जो हमारा बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा को जब हम बनाते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको जब गर्म करोगे तो यहाँ से CO2 गैस निकलेगा प्लस वाटर निकलेगा और हमारा वापस से सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, खाना पकाते समय जब इसको गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट हमको वापस से मिल जाता है। किससे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, प्लस वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से बाहर निकल जाती है। क्लियर है? अब देखो बेकिंग सोडा का उपयोग, तो बेकिंग पाउडर बनाने में पहला, फिर है कि बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का ये मिश्रण है। यानी कि अगर इनको मिला दिया जाएगा तो ये एक मंद खाद्य का मिश्रण हो जाएगा, जो बेसिकली अचार के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, तो अभी हमने बेकिंग पाउडर को गर्म किया तो क्या क्या बना था? जल, ठीक है, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया था, ठीक है। उसके लिए अभिक्रिया लिख सकते हो यहाँ पे NaHCO3, उसको हमने जल में मिलाया तो CO2 और साथ ही साथ वाटर निकल गया, और अम्ल का सोडियम लवण जो कि सोडियम कार्बोनेट मिल गया। अम्ल का सोडियम लवण सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है? तो इसी अभिक्रिया को वापस यहाँ लिख लोगे जब इसको किस में मिलाओगे? जल में मिलाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देखो यहाँ भी लिखा है कि जो ऊपर हमने अभी अभिक्रिया देखा, जब हम सोडियम बेकिंग सोडा को यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब जल में मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। लेकिन अगर इसी को हम पावरोटी में या फिर केक में इस्तेमाल करना चाहें तो जो केक में जो खामीर उठाया जाता है ना, जो उसके ऊपरी लेयर को उठाया जाता है, जो फूल के केक बहुत इंटरेस्टिंग आपको दिखता है, ये उसी कारण होता है, ठीक है, जिससे वो मुलायम और स्पंजी हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंट एसिड का एक संगठक है। जो हम एंट एसिड कहने का मतलब है जो अम्ल को क्षार के साथ मिलाने पे वो उदासीन हो जाए, उसी को एंट एसिड कहते हैं, ठीक है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं था ना पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। यानी कि हम अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारी पेट की अम्लीयता है वो दूर हो जाएगी। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। जो अग्निशामक यंत्र है ना, तो उस पर सोडा अम्ल के रूप में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। किसका? बेकिंग सोडा का।